नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर और बहुत ही तड़कता भड़कता टॉपिक है। जनरली दुष्यंत सर बहुत डिटेल्ड और सटल टॉपिक्स लेते हैं, पर आज मुद्दा इतना गर्म है कि हमने कहा कि फटाफट पहले अपने व्यूअर्स को इन्फॉर्म करते हैं। एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है राजनाथ सिंह जी की, एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द टॉप मोस्ट people related to defense, arms, ammunitions, and weapons are all in there. Sir, a very warm welcome on the show. Over to you, sir. थैंक यू गायत्री जी। और तड़कता भड़कता तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि ये बहुत ही सीरियस मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के 2 ट्रिगर्स थे। सबसे पहला ट्रिगर था कि वेस्ट एशिया में जो सिचुएशन हो रही है, उससे भारत अछूता नहीं रह रहा है। भारत के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऑयल के इम्पैक्ट के बारे में हम बात नहीं करेंगे कि इसके बारे में कई लोगों ने ज़िक्र भी किया है, बातचीत भी करी है और इसके अल्टरनेटिव्स भी आ गए हैं और भारत वेल ऑन द कोर्स है ऑयल शॉक को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए। लेकिन ऑयल से बड़ा जो शॉक है, जो शायद किसी को नहीं इस समय समझ में आ रहा है, और वो है सिक्योरिटी रिलेटेड शॉक। क्योंकि भारत का जो इस क्षेत्र में वर्चस्व है, वो इस समय मैं कहूँगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में है और उसका एक कारण है दूसरा ट्रिगर। दूसरा ट्रिगर था बसीत की जो स्टेटमेंट थी, जो हमारे पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर थे इंडिया में। उन्होंने उनको वैसे भी कहा जाता है कि एक क्या बोलते हैं, चालाक खोपड़ी है वो। तो उसने जो है, जो स्टेटमेंट दी कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला अमेरिका या कोई और करता है, तो हम भारत को मारेंगे। यानी स्पेसिफिकली उसने बोला, हम भारत के दिल्ली और मुंबई पर अटैक करेंगे। देखिए, वो कुछ भी बोले, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट द इम्पोर्टेंस ये है कि इस समय जो सिक्योरिटी सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, उसमें भारत के ऊपर कभी भी एक युद्ध जैसी स्थिति आ सकती है और उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि जो वेस्ट एशिया में सिचुएशन चल रही है, अब उसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को जोड़ लिया है और इसको जोड़ने के पीछे चाइना का हाथ है। चाइना है जिसने सबसे पहले, अगर आपको याद होगा, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक समझौता कराया था। वो समझौता टूटने की वजह से चाइना ने ही पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एक, कह लीजिए कि आपस में एक और ज़्यादा गहरा रिश्ता बनाया है। अब पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया है कि वो सऊदी अरेबिया को मदद करेगा। अब सऊदी अरेबिया को मदद कैसे करेगा? वहाँ बैठे-बैठे कर सकता है या फिर सऊदी अरेबिया में जाकर के लड़े। जहाँ तक मुझे यकीन है कि वो सऊदी अरेबिया के अंदर नहीं जाएगा। उसने पहले ही एक अपने काफ़ी फोर्सेस वहाँ बिठा रखे हैं। एक पुराना फॉर्मर चीफ राहिल शरीफ को वहाँ बिठा रखा है। तो ये ज़्यादा मेरे ख्याल से टेक्निकल ट्रेनिंग, सपोर्ट, या हो सकता है उनके हवाई जहाज ही उड़ाने के लिए जाए, क्योंकि सऊदी अरेबिया की जो खुद के आर्मी की हालत है या एयरफोर्स की हालत है, वो उतनी अच्छी नहीं है, दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड। पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा वेल ट्रेन्ड है और ये पहले भी देखा गया है कि वहाँ के जो एयरक्राफ्ट हैं, F-16 हैं, वो ज़्यादा बेटर हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे हैं। तो उनको चलाने में ये पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं वो शायद मदद करेंगे। तो इस तरह की मदद की मुझे अंदेशा लगता है अगर ये लड़ाई और ज़्यादा खिंची। अब आपको दूसरा देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की क्या हालत है। पाकिस्तान वहाँ जाकर के ये करेगा या फिर कुछ वो ईरान बॉर्डर पे कर दे, बलूचिस्तान के रास्ते से। अगर ऐसा होता है कि वो बहाना ले कि बलूचिस्तान जो है क्या बोलते हैं, भारत सपोर्ट करता है उसको, इसलिए हमने उधर ऑपरेशन किया है। तो एक इनडायरेक्ट बहाना बना के वो ईरान के ऊपर बलूचिस्तान फ्रंटियर पे, क्योंकि बलूचिस्तान ईरान और पाकिस्तान की बाउंड्री एक है, ये किसी ने ध्यान नहीं दिया है। अगर वो इधर से ईरान के ऊपर प्रेशर डालता है तो यहाँ पर अमेरिका का मकसद सॉल्व होगा, सऊदी अरेबिया का मकसद सॉल्व होगा और पाकिस्तान का मतलब मकसद सॉल्व होगा। लेकिन इसका रिपरकशन भी ये है कि जब अगर पाकिस्तान के जो फोर्सेस हैं अगर ईरान की तरफ कुछ भी ऐसी हरकत करते हैं, तो बलूचिस्तान के जो पाकिस्तान के साइड के लोग हैं, वो हो सकता है पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर
अपने हमले और तेज कर दें, टीटीपी अपने हमले तेज कर दे, अफ़गानिस्तान की तरफ से हमले तेज हों, तो जो बसीत वाली स्टेटमेंट थी कि अगर हमारे ऊपर कुछ हुआ, तो हम दिल्ली और मुंबई को ठोकेंगे। और वो ये रीज़न ये देंगे कि भाई ये जो भी हमारे खिलाफ बलूचिस्तान में और ये भारत टीटीपी करा जो रहा है। टीटीपी जो कर रहा है वो भारत करा रहा है, तो जो जड़ है उसी को ठोक दो। सो अगर हुँ, ऐसी स्थिति आती है तो अगले 3-4 महीनों में हम एक सिंदूर 2 देख सकते हैं। अब ये जो असेसमेंट है, इस असेसमेंट को ध्यान में रखते हुए पहली बार ऐसा हुआ है भारत में कि खाली मिलिट्री नहीं, राजनाथ सिंह ने मीटिंग बुलाई, एक पॉलिटिकल लीडर ने मीटिंग बुलाई है। और पॉलिटिकल लीडर ने मीटिंग तभी बुलाते हैं जब उनको पता रहता है कि खतरा बहुत तेज है या बहुत बहुत मुमकिन है और जल्द ही हो सकता है। उन्होंने बोला है कि हमको लॉन्ग टर्म डिफेंस प्रिपेयर्डनेस करनी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म डिफेंस प्रिपेयर्डनेस उनका एक ओवरऑल भाषण था, लेकिन उनका जो मेन मकसद था कि शॉर्ट टर्म में हम क्या करेंगे? अगर ऐसा कुछ हो गया, तो शॉर्ट टर्म में क्या हमारी तैयारी पूरी है? तो ये एक तरह से एक 360 डिग्री रिव्यू किया गया पूरी सिचुएशन का, जिसमें डीआरडीओ के चीफ थे, जिसमें सीडीएस थे, जिसमें आर्मी के चीफ थे, एयरफोर्स के चीफ थे, नेवी के चीफ थे, डिफेंस प्रोडक्शन के लोग थे। अब इतने लोगों को बिठा करके और फाइनेंस के भी थे, यानी कि डिफेंस अकाउंट्स के लोग थे। तो आप देख रहे हैं पूरा 360 डिग्री रिव्यू किया गया इसमें। आरएम के नीचे आरएम के नीचे इस तरह की कार्रवाई आपने शायद पहले कभी सुनी ही नहीं होगी। या तो पीएम डायरेक्टली बुलाते थे। अभी क्या हुआ है कि एक तरह से समझ लीजिए कि फ्यूचर की लड़ाई की पहली सीटी बज गई है, मैं तो ये बोलूँगा आपको। अगर ऐसी बात है अगर ऐसी बात है, तो भारत की क्या स्थिति है इस समय, उसको समझना आपको ज़रूरी होगा। और उसके लिए सबसे पहले मैं बताता हूँ भारत की स्थिति क्या है। तेल में तो हम बातचीत कर चुके हैं, अब मैं रक्षा के क्षेत्र में आता हूँ। भारत का इज़राइल के साथ करार है इंटरसेप्टर, आयरन बीम, सुदर्शन चक्र का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट। लेकिन उसका क्या हुआ? अब खुद वो लड़ाई लड़ रहा है। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा या कल ही की बात है कि आईडीएफ चीफ ने बोला है कि इज़राइल के जो ट्रूप्स हैं, उनकी हालत काफ़ी खराब हो रखी है, काफ़ी स्ट्रेच हो चुके हैं। लेबनान में भी वो हैं, सीरिया की तरफ भी हैं। हर तरफ इन लोगों का एक वो क्या बोलते हैं ऑपरेशन चल रहा है। ईरान के साथ ऑपरेशन चल रहा है। तो इज़राइल अभी इस समय फुली स्ट्रेस्ड है। तो अगर आप सोचती हैं कि हमको आयरन बीम मिल जाएगी, नहीं इस समय मिलेगी। उनके पास अभी इस समय कैपेबिलिटी ही नहीं है उसको बनाने की। ऐसा नहीं कि वो देना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस समय उनकी खुद की एक डिफेंस फोर्सेस इतने स्ट्रेच हो चुके हैं, इंडस्ट्री को भी एकदम वॉर सर्ज जिसको बोलते हैं ना, लड़ाई के दौरान जो डिफेंस प्रोडक्शन है बढ़ता है, उसको 3 गुना, 4 गुना बढ़ाया जाता है, तो वो उस हालत में है। अब आप लीजिए यूएस की बात, राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दी इस मीटिंग में कि भारत और यूएस का जो डिफेंस कोऑपरेशन है स्ट्रांग है, अच्छा है और इसमें और प्रगति हो रही है। लेकिन प्रगति तब होगी ना जब उसको वो अपने आप डिफेंस प्रोडक्शन अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बना पाएगा। तो यानी कि जो इंजन्स की जो हमारे जेट्स को ज़रूरत थी अमेरिका से, उस पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ना इसलिए नहीं कि वो देना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि उनके पास काबिलियत इस समय नहीं है। क्योंकि वो पहले अपना जो रिक्वायरमेंट है डिफेंस का वो पूरा करेंगे। तीसरी भारत की किसके साथ क्या बोलते हैं डील है डिफेंस डिफेंस कोऑपरेशन अच्छा है मैं बोलूँगा, रशिया। अब रशिया के यहाँ कल ही एक बहुत बड़ा हमला हो गया है और रशिया ने उससे पहले कुछ 400 ड्रोन का हमला किया था यूक्रेन में, यानी कि वो फ्रंट भी खुल गया है। तो रशिया भी एक तरह से मैं कहूँगा इस समय पूरी तरह से हमको मदद करने के हालत में नहीं है। तो जो हम SU-57 की बात कर रहे हैं कि हम 30 एक SU-57 खरीदेंगे, वो भी रातों-रात नहीं मिलेगा। आपको कम से कम 5 से 6 से 7 में भी ज़्यादा समय लग सकता है। अब रह गया फ्रांस खाली। अब फ्रांस का जो हमारा अरेंजमेंट है वो टीओटी वाला है, सैफ़रन इंजन का। उसमें आप मान के चलिए 3 से 4 साल लग जाएँगे हमको।
तो अगर ये हालत है, तो हमारा जो लड़ाई करने की जो क्षमता है, सुदर्शन चक्र सबसे इम्पोर्टेंट है। लेसन लर्न्ड क्या था ईरान इराक वॉर का, कि भाई आपके पास एक आयरन शील्ड होनी चाहिए, आयरन डोम होना चाहिए। अमेरिका क्या कर रहा है? गोल्डन डोम बना रहा है। याद है आपको? अमेरिका गोल्डन डोम बना रहा है इसी वजह से। इज़राइल ने अपना आयरन डोम बनाया है इसी वजह से। हमारा जो सुदर्शन चक्र बना है वो जो अनाउंस किया गया है लास्ट ईयर, अगस्त में अनाउंस हुआ था ये, इसके भी बड़े-बड़े कंपोनेंट्स हैं। वो अभी नहीं है इस समय भारत में, या फिर पुराने हैं, लेगेसी जो है। तो इसलिए राजनाथ सिंह को ये चिंता थी कि हमको जल्द से जल्द कुछ करना है, तो इसलिए इस समय एक तरह से एक एक डिफेंस इमरजेंसी की तरह तौर पे अब हम इस बात को ले रहे हैं, क्योंकि दुनिया जो है आजकल वो बोलते हैं ना कि ट्रिगर हैप्पी हो गई है। छोटी-सी बात पे लड़ाई शुरू कर देते हैं ये लोग। तो इसलिए हमारा सबसे पहला जो सिस्टम है सुदर्शन चक्र का, अब सुदर्शन चक्र में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? त्रिगुण, जो कि एयर डिफेंस नेटवर्क है नेवी का। आकाश तीर, एयर डिफेंस नेटवर्क है आर्मी का। एयरफोर्स का जो नेटवर्क है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, IACS, वो है एयरफोर्स का। तीनों को आपस में जुड़ना पड़ेगा, तब एक वो बड़ी वाली छतरी बनेगी। तो उसका काम जो है उसका जायजा लिया गया होगा कि भाई जल्द से जल्द इसको एक छतरी बनाइए। और इस छतरी को अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको एक शेयर करना चाहता हूँ, आप शेयर कर सकती हैं। ये देखिए, इसमें नीचे इनकी फोटो भी आएगी। अ, अगर आप थोड़ा नीचे ले आएँगे तो मुझे ले आना पड़ेगा? सर आपको मूव करना पड़ेगा, आपका स्क्रीन है ना? ये जी। ये देख रहे हैं आप? तो ये जो पूरा सिस्टम है, मेरे ख्याल से अब दिख रहा होगा आपको। जी, जी सर, इट्स विज़िबल। अभी दिख रहा है ना? ये जो हाँ जी, हाँ। सुदर्शन, ये एक कंसेप्चुअलाइज़ेशन है, ऐसा नहीं कि ये बन गया है। अब इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आएगा आपका आकाश, न्यू जनरेशन, पुराने आकाश की बात नहीं हो रही है। आकाश का न्यू जनरेशन बनाना हमारा बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि सबसे पहले जो लड़ाई में कूदेगा, रक्षा के लिहाज से, वो होगा सुदर्शन चक्र का डिफेंसिव शील्ड, यानी कि प्रोटेक्शन वाली शील्ड। सबसे पहले ईरान ने हमला किससे किया? मिसाइल से, ड्रोन से। और अमेरिका ने किससे हमला किया? मिसाइल, ड्रोन, एयरक्राफ्ट से। इनको रोकेगा कौन? सुदर्शन चक्र। पाकिस्तान के पास, क्योंकि उसके पास चाइना की एक फ्री फ्लो एड है। चाइना इसलिए डायरेक्ट एड देता है पाकिस्तान को, क्योंकि ए उसको अपना वेपन टेस्ट करना होता है, बी अगर पाकिस्तान इंडिया को होल्ड करता है तो चाइना को ऑटोमेटिकली बेनिफिट होता है, क्योंकि चाइना और भारत जो है आप आमने सामने एक एडवर्सरी की तरह हैं। तो इसलिए अगर जो कुछ भी वो पाकिस्तान को दे रहा है, पैसे समझ के नहीं दे रहा है। वो ये सोच रहा है कि मैं प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा हूँ भारत के साथ। इसलिए जो पाकिस्तान की जो तैयारी है उसके लिए क्लीन स्लेट से डेवलपमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट उसको सामान मिल जाएगा। सो इसलिए जो खतरा शॉर्ट टर्म में हमारे ऊपर ज़्यादा डेंजरस है। तो अब इसमें क्या होता है, आयरन डोम का जो इंटरसेप्टर है, वो हमारे पास इस समय है, हमारे इंटरसेप्टर, बट जो हमें चाहिए था इज़राइल से, जो हाई टेक, एआई ड्रिवन, वो वाला अभी उसके ऊपर तैयारी चल रही है, इंटरनल प्रोग्रामिंग चल रही है, खास तौर से ड्रोन्स को रोकने का, और खास तौर से स्वार्म ड्रोन्स को रोकने के लिए। तो इस तरह की स्थिति आई है आपको सुदर्शन चक्र में। दूसरी, सुदर्शन चक्र का दूसरा एम था कि मारेंगे भी, रोकेंगे तो सही, लेकिन जाके मारेंगे भी। आप अगर आपको प्रधानमंत्री जी की जो स्पीच थी उसमें था। अब जाके मारने के लिए क्या चाहिए आपको? मिसाइल्स चाहिए। बैलिस्टिक मिसाइल्स हमारे पास काफ़ी हैं, लेकिन हमारे को चाहिए लॉन्ग रेंज क्रूज़ मिसाइल्स। टोमाहॉक जो अमेरिका के पास है, हमारे पास कौन-सी अभी बन रही है? ब्रह्मोस 800, जो उसका सिंपल मतलब है कि वो 800 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। एक क्रूज़ मिसाइल इतनी दूरी तक मार करने वाली बहुत कम है। और उसके अलावा उसके कई सारे फ़ायदे देखिए।
दुश्मन का जो सुदर्शन चक्र या एयर डिफेंस शील्ड बोलिए या लेयर बोलिए, वो उसको भेद लेगा, क्योंकि वो ज़मीन के साथ-साथ चलता है। तो रडार पे उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। दूसरी बात, उसकी स्पीड 8 मैक है, यानी कि साउंड की स्पीड से 8 गुना ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि 3000 तकरीबन 2700 मीटर होता है, बट तकरीबन आप समझ लीजिए 3000 मीटर वो 1 सेकंड में 1 सेकंड कितना मैंने एक ए बोला और वो 3000 मीटर वो मिसाइल चल दी। अब आप सोचिए इतनी स्पीड में किसी मिसाइल को रोकना एक तरह से नामुमकिन बात होती है। ब्रह्मोस 1 जो कि खाली 290 मीटर थी 90 किलोमीटर की थी, उसने भी एक मस्जिद को अवॉइड करके एक खिड़की के अंदर घुस के पूरे आतंकियों को तहस-नहस किया था। अब आप सोचिए कि 800 किलोमीटर की एक मिसाइल इतनी स्पीड उससे और ज़्यादा तेज़ स्पीड से अगर चलती हुई दुश्मन के पास जाती है, तो हम दिल्ली में बैठ के, जबलपुर में बैठ के, क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी में भी बैठ के हम चाइना को भी ठोक सकते हैं तिब्बत में और पाकिस्तान को तो कहीं भी ठोक सकते हैं। थोड़ा और तो कहने का मतलब हम उनकी मिसाइल रेंज से बाहर हो जाएँगे और हमारा जो मिसाइल है वो उस पे ज़्यादा चलेगा। दूसरी चीज़ जो देखिए एस-400 ये जो हमारे पास हमने बोला था कि हम एस-500 भी लेंगे। अभी एस-400 की भी पूरी बैटरीज़ हमारे पास नहीं आई हैं, क्यों? वही रशिया खुद फँसा हुआ है और एस-500 रशिया ने सिर्फ़ एक बैटरी या 9 या 10 सिस्टम्स बनाए हैं इस समय। तो एस-500 में भी आने में टाइम लगेगा। इसलिए राजनाथ सिंह ने ये एक तरह से पॉलिटिकल लीडर अपने आप इस तरह की अगर मीटिंग करते हैं, तो उसको हमारे देश को समझना चाहिए कि भाई सिचुएशन काफ़ी नाज़ुक है और इस समय जो तैयारियाँ चल रही हैं, वो मेरे हिसाब से मैं गलत भी हो सकता हूँ। ऑप टू या ऑप सिंदूर जैसा कोई एक्शन हमें जल्द ही देखने को मिले। मेबी 3 महीना, 4 महीना डिपेंडिंग ऑन पाकिस्तान क्या वो हमको मौका देगा? अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत पुरानी मुझे मौका स्टेट देगा दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग लाइन सर। जी। तो मुझे एक बहुत पुरानी स्टेटमेंट याद आ गई, किसी ने यूट्यूब पे भी शेयर किया है उसको, कि अगर वो हमें मौका देगा तो हम इस बार उसको पूरा खत्म कर देंगे और इस तरह की जो बातचीत है पहले भी हमने बोली है। दूसरी चीज़ जो है ये 800 किलोमीटर वाली जो मिसाइल है, इसकी वजह से पाकिस्तान पहले ही तंग था। जब वो दो दो 290 किलोमीटर की थी तब भी वो तंग था। वो तंग इसलिए था कि हम तो कन्वेंशनल मिसाइल दुश्मन को एयर डिफेंस को अवॉइड करते हुए फेंक सकते थे। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है। और इसलिए अब वो आर्मी रॉकेट पाकिस्तान का रॉकेट फोर्स क्रिएट कर रहा है। उसने अनाउंसमेंट किया कि हम एक रॉक जब सीडीएफ का अनाउंसमेंट किया तो उसी समय उसने बोला कि हम एक रॉकेट फोर्स तैयार करेंगे जो कि कन्वेंशनल रिस्पॉन्स देगा हमारी कन्वेंशनल मिसाइल्स का। और ब्रह्मोस अकेले नहीं है। इस तरह की हमने और कई सारी मिसाइलों का डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। धीरे-धीरे बक्से से खुलेगा ये सारी चीज़ें। तो ये जो पूरा जो मीटिंग थी, वो इस बात को लेकर थी कि हम शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में कौन-कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटी दें, कौन-कौन सी चीज़ों को हमारे जो प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री है, उनको बताएँ कि तैयार रहिए इनको एक सुपर स्पीड में मैन्युफैक्चर करने के लिए। आपको ये भी बता दूँ कि सिंदूर 2 में भी कई सारे हमारे जो अंडर डेवलपमेंट सिस्टम्स थे, उनको भी हमने टेस्ट किया और टेस्ट करने के लिए सबसे अच्छी जगह कहाँ है? युद्ध, ना कि पीस टाइम। सो उस समय जो हमने सिस्टम एक मिसाइल का सिस्टम चेक किया था, वो बहुत ही इफेक्टिव निकला था वो। वो बन रहा था किसी और सर्विस के लिए, यूज़ कर लिया गया किसी और सर्विस के लिए। कहने का मतलब ये है कि अब दोबारा उसकी ट्रायल होगी। ऐसा नहीं कि वो सीधे सर्विस में आ जाएगा वो सिस्टम। लेकिन जब लड़ाई होती है तब हम ये नहीं देखते हैं कि कोई हथियार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप देखिए हर मिनट में कितना एम्यूनिशन प्रोड्यूस होता था। भारत की ज़मीन पर लाखों की तादाद में एम्यूनिशन प्रोड्यूस हुआ करता था। कितने हथियार, कितने राइफल्स हर 1 घंटे में निकल के बाहर आती थी। कितने हवाई जहाज़ हर महीने निकल के बाहर आते थे। जो हवाई जहाज़ को बनाने में ढाई से 3 साल लग जाता है।
उस समय महीनों में हवाई जहाज निकल रहे थे। ऑफ कोर्स हवाई जहाज इतने कॉम्प्लेक्स नहीं थे, छोटे थे, इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं हुआ करते थे, बट फिर भी लड़ाई के दौरान ये पूरी की पूरी स्पीड 1/4 कर दी जाती है, ताकि हमारा जो रिस्पॉन्स है दुश्मन के ऊपर, तो क्या हम सस्टेन कर सकते हैं? उसके लिए डीआरडीओ के चीफ भी थे, उसके लिए डिफेंस अकाउंट्स के लोग थे। भाई पैसा 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 मतलब पूरी पूरी वॉर की तैयारी हो रही है सर, इट इज़ आप बिकॉज़ दिस आप ये बिल्कुल आपने सही बोला, पूरी एक तरह से समझ लीजिए एक वॉर लाइक सिचुएशन की तैयारी की जा रही थी, और ये बहुत अच्छी बात है। पहली बार भारत में हमने जो है 1971 के बाद अपने डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को एडवांस में तैयार करना शुरू कर दिया है। मैं तो कहूँगा, अगर कोई ऑप सिंदूर 2 होता है और उसके खत्म होने के बाद जो कहानियाँ निकलेंगी, सिंदूर 1 और 2 या 2 बोल लीजिए या कोई और ऑपरेशन का नाम ले लीजिए, दोनों के बीच की जो कहानियाँ निकलेंगी, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप एकजुट होके, एकदम सिंगल बॉडी होकर के तैयारी कर रही है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी खतरा होता है, हम उसका मुँह तोड़ जवाब देंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि कोई जाके बोलेगा हम लड़ाई कर लेंगे लेकिन हमको एबीसीडी चाहिए, नहीं। जो है उससे लड़ेंगे। अगर जो चीज़ नहीं है उसका जुगाड़ करेंगे, इनोवेशन करेंगे। और जुगाड़ में लुधियाना से ज़्यादा बड़ा जगह तो कोई है और है ही नहीं। तो भारत के अंदर जुगाड़, इवन मनमोहन सिंह ने एक बार बोला था कि जो जो सबसे बड़ी जो टेक्नोलॉज़ी होती है, वो भारत में है, वो है जुगाड़ की। लेकिन हम जुगाड़ पे नहीं भरोसा करेंगे, टेक्नोलॉज़ी हमको अच्छी चाहिए। हमारे देश के जो जवान हैं, अपनी जान की बाज़ी लगाकर इस लड़ाई को लड़ते हैं। हमारे ऑफ़िसर्स हैं, हम लोगों ने पता नहीं कितने अटैक झेले हैं और बच गए। बट ये हमने कभी नहीं सोचा कि अब हम उसमें मर जाएँगे तो क्या होगा? हमारा एम होता था दुश्मन को मारना, और मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि मैं हमेशा दुश्मन को मारने में विश्वास रखता हूँ। बलिदान मेरे लिए नंबर 2 है। वही एग्ज़ैक्टली आई एग्री सर, मार के आना है, मार खा के नहीं आना है, मार के आना है। बिल्कुल, बिल्कुल, रक्षा मंत्रालय ने साल ब्रह्मोस ड्रोन की 4 क्वाइज की दी मंजूरी। सो अब स मैं मेरा कहने का मतलब है कि अब देखिए बॉम्बर के ऊपर भी अब हमारा निशाना चला गया। अब बॉम्बर से क्या मतलब है? क्या आप इसको समझ सकती हैं? नहीं समझ आ बॉम्बर जो है आपके ऑडियंस को समझना पड़ेगा कि अब हम एक अलग लीग में जा रहे हैं। अब हम जो है हमारे पास एक भी बॉम्बर नहीं थे अभी तक। बहुत पहले जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के कैनबरा वगैरह डकोटो कैनबरा था एक बॉम्बर हमारे पास, इस तरह के लेब्राडोर वगैरह कई सारे 1-2 सिस्टम थे, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के बॉम्बर्स थे हमारे पास। वो सब खत्म हो गए थे। अब जो बॉम्बर आ रहे हैं ये स्टेल्थ बॉम्बर हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। अब ये बोल दिया कि मंजूरी दे दी, ये नहीं कि कल आ जाएँगे। अब इनको डेवलप करना या खरीदना या रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाना, देखिए अब बोइंग का प्रोडक्शन भारत में शुरू हो गया है, टाटा टाटा डिफेंस का। अब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हम उस सिस्टम को किस तरह से स्टेल्थ में कन्वर्ट करें, किस तरह से हम उसको फिर अपने बॉम्बर्स के लिए इस्तेमाल करें। आपको पता होना चाहिए इसी तरह के बड़े एयरक्राफ्ट्स को हमने एवाक में, एडवांस वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एवॉक्स जिसको बोलते हैं, जिसको हमने एक पाकिस्तान के एवॉक को मार गिराया था सिंदूर 1 में, उसका हम अपने आप अपने खुद की तैयारी कर रहे हैं। हमारे को उस सेक्टर में काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, उस तरह के सिस्टम्स को बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये सारे जो है ना, ये सारे सुदर्शन के हिस्से हैं। और इस समय जो पूरी की पूरी मीटिंग हो रही है कि भाई सुदर्शन को पहले ले आओ, क्योंकि मिसाइल हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, ड्रोन्स हो गया। ये तीनों का जो तोड़ है, वो यही होगा, सुदर्शन होगा। तो सबसे पहली जो तैयारी है, वो सुदर्शन की है, जिसके लिए कि भारत को फुल स्पीड काम करने की ज़रूरत पड़ रही है। और मैं आपको ये शेयर कर सकता हूँ कि भारत का हर एक मिलिट्री ऑर्गन इसकी तैयारी एकदम समझ लीजिए कि वॉर फुटिंग पे कर रहा है। दिनों में बात हो रही है, महीनों में बात नहीं हो रही है। क्योंकि अगर कोई चीज़ डेवलप करेंगे उसमें बहुत टाइम लगता है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको जल्दी से जल्दी इमरजेंसी
पावर्स के तहत अपने अपने पास ले आएँ ताकि हम जो रिस्पॉन्ड करें और फिर उसको एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इस तरह के तरीकों से आगे उसको और हम सेल्फ सस्टेन करने के लिए एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने के लिए उसको अपने अंदर समाहित करें। सो ये जो पूरा का पूरा जो मैंने सिनेरियो आपको बताया है, वो ये है कि ऑयल से भी बड़ा जो खतरा है, उसकी तैयारी भारत फुल थ्रॉटल कर रहा है और इसके लिए पूरे देश को, क्योंकि आजकल की जो लड़ाई है, फौज के बीच में नहीं होती है। ये हमारे हमारे हर नागरिक को समझना पड़ेगा, हर पॉलिटिकल लीडर को समझना पड़ेगा, हर हर एक अपोजिशन पार्टी जो भी है, जहाँ भी है, मैं बोलता हूँ सिक्योरिटी को आप पॉलिटिक्स से ऊपर रखिए। क्योंकि इस समय जो है, अगर लड़ाई होती है तो इट इज़ इंडिया फाइटिंग चाइना या इंडिया फाइटिंग पाकिस्तान या इंडिया फाइटिंग एक्स-वाई-ज़ेड। कहने का मतलब भारत लड़ रहा है किसी से, ना कि भारतीय आर्म्ड फोर्सेस लड़ रहे हैं किसी से। और उसका कारण ये है कि जो आपके ऊपर अब हमले होंगे, ये दूसरा लेसन जो ईरान इज़राइल इज़राइल हमास और रशिया यूक्रेन वॉर से हुआ है कि कोई भी सेफ नहीं है। आप देहरादून में हैं, शायद शायद देहरादून की तरफ उसका ध्यान ना जाए, लेकिन चाइना का ज़रूर जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये लोग जहाँ-जहाँ आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जहाँ-जहाँ आपकी लड़ाई करने की क्षमता है, वहाँ पे अटैक करेंगे। जामनगर में अटैक करेंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा पूरा ऑयल हब है। आप समझ रही हैं? इसी तरह से हमारे जहाँ-जहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जहाँ-जहाँ पे हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं, ये सब जो है जग ज़ाहिर हैं। स्पेस से सारा कुछ दिख जाता है। तो अब हमको खुद भी प्रिपेयर्ड रहना है और वो तभी होगा जब हम एक-एक नागरिक ये समझे कि सायरन बजने पे बंकर कहाँ है या छुपने की जगह कहाँ है। मेट्रोज़ हैं जैसे। अब मेट्रो सबसे अच्छी जगह है, अगर आप कभी इस तरह का लड़ाई आपके आस-पास एक आध मिसाइल गिरती है, गिरने वाली है, उसकी सायरन वार्निंग, अर्ली वार्निंग सब मिलेगा। उस समय आप लोगों को बेसमेंट्स हो गया, इस तरह की जगहों में जाकर के छुपने की ज़रूरत है। नहीं है कुछ तो एक खड्डा खोद लीजिए मेरी तरफ से, जहाँ पर आप जाके अपना ट्रेंच मैं 5वीं क्लास में था जब 1971 की लड़ाई हुई थी। मैंने अपना अपना जो ट्रेंच था अपने घर के सामने मैंने खुद खोदा था। मैं, मेरी छोटी बहन जो कि 3rd में पढ़ती सॉरी 1st में पढ़ती थी और मेरे जो फादर थे, हम तीनों ने मिल कर के हमारी मदर गाँव में रहती थी। हम तीनों ने रह मिल कर के अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए 2 खड्डे खोदे थे, अपने फ्लैट के बाहर या जो मकान था। पहले तो 2 मंजिला, 3 मंजिला फ्लैट बनते थे ना, तो हम पहले पहले मंजिल पे थे तो उतर के आके प्रैक्टिस करते थे, कितना टाइम लगेगा वहाँ से जाकर के अंदर घुसने में। तो जैसे ही सायरन बजता था, पूना के एयरपोर्ट के ऊपर, क्योंकि हम लोग एयरफोर्स स्टेशन में रहते थे, तो एयरफोर्स सबसे पहले मिलिट्री टारगेट एयरपोर्ट होगा। तो हम लोग सब इतने एक्सपर्ट हो गए थे कि उस 13 दिन में हम लोग सेकंडों में अंदर चले जाते थे। तो मैं क्योंकि उस जनरेशन से हूँ, उस उम्र का हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारे जितने भी जेनज़ीज़ हैं, ये सारे लोगों को सोचना पड़ेगा। दूर से देखने में आपको वॉर एक पिक्चर लगती है, पिक्चर नहीं है ये धुरंधर नहीं है। ये एक्चुअल जो विकास जो थे ना, एक्चुअल धुरंधर है, वो उनसे पूछिए धुरंधर क्या होता है? जिन्होंने एक्चुअली धुरंधर ज़मीन पे किया था, उनसे पूछिए धुरंधर क्या होता है? धुरंधर बहुत खतरनाक होता है और उसके लिए हमको फुल तैयारी करनी पड़ेगी। आपका नेशनल एनएसएस हो गया, सिविल डिफेंस हो गया, एनसीसी हो गया, हर महकमा एकदम फुली रेडी होना चाहिए। हम और आप जब बात कर रहे हैं, जब हम इज़राइल से बात करते हैं इसी तरह से हमारे कई सारे मीटिंग्स होती रहती हैं अपनी थिंक टैंक्स की। तो वो इज़राइल वाली जो एक लेडी हैं वो जब भी हमसे बात करती हैं, वो डीजी हैं वहाँ की, मेरे काउंटर पार्ट हैं एक एक थिंक टैंक की। वो बोलती हैं, "सर डोंट माइंड इफ आई रन अवे फ्रॉम द पॉडकास्ट इफ देयर इज़ अ सायरन" और सबने बना रखे हैं। इज़राइल की बात अलग है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है याद है सिंदूर 1 में भी एक मिसाइल दिल्ली की तरफ आ रही थी, उसको बीच में रोक दिया हमने। लेकिन अगर मान लीजिए 30 मिसाइलें आ रही हैं,
एक आध निकल सकती है। सो ये जो मीटिंग हुई है एक फुल जायजा 360 डिग्री रिव्यू, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड ऑफेंस। और अगर हम इस तरह तैयार नहीं रहेंगे तो फ्यूचर में हमको सॉरी बोलना पड़ेगा। मैं इस समय बट आई आई पब्लिक एम शुड ऑल्सो एब्सोल्युटली आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और मिलिट्री लीडरशिप है एडवांस में सोच रही है, एडवांस के खतरे को सोच रही है और चुपचाप अपनी तैयारी कर रही है और जिसमें पूरे देश को साथ देने की ज़रूरत है। जी। पब्लिक शुड ऑल्सो बी रेडी इन केस वैसा तो कोशिश ये रहेगी कि ऐसा कुछ हो ना। बट देखिए इस वक्त इसराइल में कितनी कैजुअलिटीज हो रही हैं, कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बट नॉट वन पर्सन हैज कम आउट एंड सेड कि नेतन्याहू इज रॉन्ग या फिर वी डू नॉट स्टैंड विद द गवर्नमेंट और विद द आर्म फोर्सेस। हमारे यहाँ ये जो सेकुलर्स की जो ब्रीड है अगर ऐसा दिखे तो प्लीज उनका इंतजाम आप खुद ही, मैं पब्लिक के भरोसे करती हूँ क्योंकि मुझे याद है जब टी शर्ट उतार के और अपनी बनियान उतार कर कुछ लोग एआई समिट में खड़े थे तो पब्लिक ने कितना बढ़िया उनको स्वाद चखाया था। कुछ वैसी ही सर्विसिंग आप लोगों से एक्सपेक्टेड है। बी प्रोएक्टिव नॉट डिफेंसिव इन डीलिंग विद दीज काइंड ऑफ पीपल। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट सर, but the situation is changing very fast in the west asia including india region। बहुत तेजी से बदल रहा है और looks like कुछ आने वाले समय में बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। द एंटायर रीजन इज गोइंग टू बी इन अ स्टेट ऑफ वॉर, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है अब। जी, थैंक यू सो मच फॉर सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप आगे आए, ऑल्टरनेट मीडिया की मदद करें, सहायता करें। दिए हुए नंबर पर हमें आप हेल्प भेज सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद।